चलिए, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम लोगों के पास कुछ नियम है। और वह नियम क्या है? तो देखिए, फर्स्ट रूल क्या रहेगा, साथ में लिखते चलिएगा लोग। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहला रूल क्या होगा कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को हम लोग ले जाते हैं किसके जगह पर? ऑब्जेक्ट के जगह पर। सब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? ऑब्जेक्ट के जगह पर। और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ला देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अपना क्या करेगा? स्थान को अदला बदली करेगा। कैसे करेगा ये भी देख लिया जाए। आई भेक्स यू, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो यू है, इस यू को कर देंगे पहले, यानी पहले आ गया यू। और ये जो आई है जो कि सब्जेक्ट है, इसको कहाँ करेंगे? बाद में। तो जब बाद में करेंगे तो ये आई बन जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और यू का यू ही क्यों रहा? क्योंकि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कंडीशन में सेम होता है। यू चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों कंडीशन में सेम होता है। ये एक रूल हुआ। और ये जो रूल बता रहे हैं ना, ये हर वॉइस में काम आएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। चलिए, सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल क्या होता है? एक रूल हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अपना स्थान अदला बदली किया। दूसरा नियम इसका होता है कि जैसे ही आप पैसिव बना रहे हो और आपको सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट चाहे आपका डूअर हो, या डूअर का मतलब सब्जेक्ट काम को करने वाला, और यहाँ पर रिसीवर हो यानी ऑब्जेक्ट हो, वो आके सब्जेक्ट बन गया, तो हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो दूसरा रूल में आपका मेन पॉइंट सीखने को मिला कि सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा रूल में क्या सीखने को मिला कि जब आप पैसिव बनाओगे तो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद में आप हमेशा रखोगे हेल्पिंग वर्ब। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो 24 होता है जी, हम कौन सा रखेंगे? 24 तो नहीं रखेंगे ना। तो एक चीज़ याद रखिए कि डू जब रहेगा, डज रहेगा और डिड रहेगा, ये तीनों का यूज पैसिव में नहीं होता है। तब बता दो ना, 24 होता है, डू डज और डिड, ये तीनों लगा नहीं। तो अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब पैसिव में कितना लगेगा? 21, 21 लगेगा। और 21 में आपका इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, ईटीसी बहुत सारे हैं, 21 है अभी। तो अभी हम केवल ये सिखाएं कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कौन सा लगेगा ये अभी आगे नियम मिलेगा, उसमें हम लोग सीखेंगे। पहला रूल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदला बदली। दूसरा रूल हुआ कि आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, जिसमें डू डज डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। एकदम ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा यानी थर्ड रूल देखा जाए। तीसरा रूल ये रहेगा कि पैसिव वॉइस अगर आप बनाओगे तो जो आपका मेन वर्ब होता है, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब, ये हमेशा एक ही कंडीशन में जाता है और इसको हम लोग कहते हैं V3 फॉर्म। क्या कहेंगे? V3। क्लियर है? मेन वर्ब किस रूप में लिखना है? V3 फॉर्म में। तीसरा रूल ये हो गया। एंड चौथा रूल देखिए, जब आप मेन वर्ब लिख दोगे यानी V3 लिख दोगे, तो V3 के बाद आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है, और प्रीपोजिशन में जनरली आपको मिलेगा बाई। ऐसे बाई के जगह पर टू भी आ सकता है, लेकिन टू आएगा, कुछ वर्ब इसके लिए फिक्स है, जैसे नोन अगर आता है तो टू लाना है। इसी तरह से इस जगह पर आप विद भी ला सकते हो, विद, इन भी ला सकते हो, एट भी ला सकते हो। फिलहाल आप लोग इसको भूल जाएं, केवल याद रखें बाई लगाना है। ये जब आएगा तो हम बताते चलेंगे। तो चौथा रूल क्या कहा कि V3 के जस्ट बाद में क्या लगाओगे? बाई। और बाई के बाद में, चूंकि बाई एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद में होना क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मी बना ना, तो ये मी किसके बाद रखना है? बाई के बाद में रखना है।
बताइए, इसमें किसी को डाउट? ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बता दो। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगर सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। अगर सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। अगर सब्जेक्ट ही है तो बताओ ऑब्जेक्ट हिम। अगर किसी लड़की का नाम हो या सी आया हो तो आप क्या लगाओगे? हर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आई रहेगा तो मी, वी रहेगा तो वस, दे रहेगा तो ऑब्जेक्ट देम, ही रहेगा तो हिम, सी रहेगा तो हर। ये भी आपको याद करना जरूरी है। क्लियर है? ये सारा अभी यूज होने वाला है, इसलिए सारा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। थोड़ा वर्ब के बारे में समझ लिया जाए। वर्ब को 5 फॉर्म में बांटा गया है, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 एक एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ईट है तो इसका V2 बताओ, 8। इसका V3 बता दो, 8। V3 क्या हो गया? E10। इसका V4 क्या होगा? ईटिंग, ING लगेगा। और 8 से इसका V5 हो गया। हम लोग पैसिव में कौन सा लगाने वाले हैं? केवल और केवल V3। अगर एक्टिव में कोई भी वर्ब दिया है लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, पैसिव में ले जाओगे तो केवल V3 फॉर्म में जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को याद ये भी करना पड़ेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है। तो कुछ वर्ब फॉर्म आप लोग ओरल बता दें। जैसे स्पीक है, बताइए स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्पोकन। अगर यहाँ पर सिंग आपको मिला तो थर्ड फॉर्म संग। अगर इस जगह पर रीड मिला तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन उच्चारण रेड कर देते हैं, है ना। कट है तो कट का तीनों फॉर्म, सेकेंड थर्ड तीनों, V1, V2, V3 कट ही होता है। अगर टेक रहेगा तो थर्ड फॉर्म टेकन हो जाता है। तो ये याद करना जरूरी है, केवल 5-6 वर्ब से तो नहीं होगा, कम से कम 100-150 याद रखना है। कितना? 100-150। अब हम लोग सीखेंगे एक एक करके वॉइस बनाना कैसे बनेगा। चारों नियम तो याद हो गया आप लोग को वॉइस बनाने का। देखिए ये 4 जो नियम बताएं, इसको गोल्डन रूल्स आप समझ लीजिए। सारे वॉइस में काम आने वाले हैं, सारे वॉइस में काम आएंगे। टाइप 1, हालांकि आप टेंस पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन नहीं भी पढ़े हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको इसको 100% समझा दें। टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2 ये क्या चलेगा? तो ये एक एक सेंटेंस रहेगा जो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। जैसे आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में कितने तरह का मिला था सेंटेंस? 12। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 4 4, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का भी 4, कुल मिला के 12 टेंस हुआ, यानी 12 टाइप का सेंटेंस है। इसके अलावा कुछ स्पेशल भी हम आप लोग को बताएंगे, है ना। तो टाइप 1 कैसा रहेगा? देखिए टाइप 1 में यदि हमको मिला टाइप 1 में सब्जेक्ट, इसके बाद में डायरेक्ट मिल गया है V1 या V5 और तब मिला है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। देखिए हम लोगों को पहले मिला सब्जेक्ट, इसके बाद 2 वर्ब मिला है जी, V1 या V5, और इसके बाद मिल गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को टेंस के हिसाब से एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आप ये मान लो कि आप टेंस नहीं पढ़े हो, बिना टेंस काम पढ़ाएंगे, इसका नाम पता चल गया। सब्जेक्ट के साथ अगर V1 V5 प्लस सब्जेक्ट लगा रहेगा और अब बोला गया कि आप इसका पैसिव बनाओ, तो देखो जितना भी टेंस होता है एक्टिव में है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये अपने आप ही किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है।
तो मतलब हम ये समझ गए कि जो मेरा 12 टेंस हुआ था, टेंसेज, ये 12 जो टेंस का प्रकार है ये सभी कौन सा वाइज था? सभी कौन सा वाइज था? एक्टिव। आज हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव। ये मेरा एक्टिव हो गया और हम लोग बनाने वाले हैं क्या? पैसिव। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाओ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा पहले। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा? पहले। चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा क्या? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पर आएगा? ऑब्जेक्ट के जगह पर। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो क्या बन गया? यानी जो सब्जेक्ट है ये आकर यहाँ पे बना क्या? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया तो फिलहाल अभी याद रखिए कि स्थान यहाँ पे अदला बदली हम कर दिए। एक रूल लागू। सेकेंड रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं जी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब विजय, मार, वाज, वेरी सब होता है। ये तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको लगाना क्या है? जब V1 या V5 नजर आए तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है इज, एम और आर। कब ऐसा करोगे? जब हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा? मेन वर्ब कौन सा रहेगा? V1 V5। फिर से देखिए, अगर मेरा एक्टिव वॉइस में V1 या V5 लगा है और हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये V1 V5 बदलेगा क्या में? V3 में। ये V1 और V5 क्या में बदलेगा? V3 में। कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है कि जब V1 रहेगा, V5 रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब किसको लाने वाले हैं? इज, एम, आर को। आप लोगों को टेंस में बताया गया होगा कि जब V1 V5 रहता है तो V1 के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन काम करता है? डू। और V5 के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन काम करता है? डज। इसके जस्ट पहले आज हम बताए हैं कि पैसिव में डू डज काम नहीं करता है। पैसिव में डू डज काम नहीं करता है। तो डू या डज के स्थान पर हम किसको ला दिए? इज, एम, आर। ये याद ही आपको रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। बताइए ये बात समझ में आई? बोलिएगा जहाँ कहीं दिक्कत होगा। फिर से देखिए, एक्टिव में अगर मेन वर्ब V1 रहेगा या V5 रहेगा, पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अगर ज़रूरत है तो लगना चाहिए था डू डज, लेकिन पैसिव में डू डज लगता नहीं है। तो डू और डज के बदले लगता कौन है? इज, एम, आर। और मेन वर्ब चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, कोई भी हो, ये सारा बदल जाता है पैसिव में। किस फॉर्म में? तो हम V3 में बदल दिए। तो इसी अनुसार यहाँ पर देखिए हम क्या किए? ऑब्जेक्ट को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। चूंकि V1 V5 था तो हमने क्या लगाया? इज, एम, आर। अब ये V1 और V5 को कन्वर्ट करना होगा क्या में? V3 में। और V3 के बाद हम लोगों को लगाना क्या होगा? बाई, है ना? ये पुराना नियम है जो अभी हम पढ़ाए हैं, पहले जो पढ़ाए हैं। ठीक है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदला बदली। यहाँ पर एक नया चीज़ आपको क्या सीखने को मिला कि जब V1 और V5 रहेगा तो केवल क्या लगा? इज, एम, आर। अगर ये V2 रहता तो वाज और वेयर लगता। फिलहाल अभी V1 और V5 पे तो हम क्या लगा दिए? इज, एम, आर। पहले इतना लिखिए। चलो, ही स्पीक्स इंग्लिश। ये एक्टिव में है। किस वॉइस में है जी? एक्टिव में। देखिए कैसे पैसिव बनाने वाले हैं, पहले समझ लो, इसके बाद तो बना ही लोगे। पहला काम क्या करोगे? कभी भी क्वेश्चन मिले तो तुम पहले देखो कौन क्या है, मतलब सबका नेचर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो। बताओ ही क्या है? सब्जेक्ट है। स्पीक्स कौन सा वर्ब है? V5 है। ही सब्जेक्ट है, स्पीक्स V5 है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। नियम क्या कर रहा है कि चाहे कोई भी वाक्य हो, ऑब्जेक्ट पहले लाना है। तो चलो हम सीधे इंग्लिश को पहले कर दिए। ठीक है जी। और ये जो सब्जेक्ट ही है हम इसको कहाँ पे करें? बाद में।
तो ही का हम क्या कर दिए, हिम। ही का क्या हो गया, हिम, क्योंकि जब ये स्थान बदलेगा तो देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश से होता है। अगर ये मी होता, मी, और इस जगह पर आता तो क्या होता, आई। तो फिलहाल ये मी नहीं है ना। तो हम लोग क्या किए, इंग्लिश को पहले और ही को बाद में। बताइए, एक रूल लागू हो गया। दूसरा रूल क्या कर रहा है कि चूंकि आप पैसिव बना रहे हो ना, ये क्या बना रहे हो, पैसिव। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के बाद आएगा कौन, ये पता लगाने के लिए हम मेन वर्ब के पास आए। मेन वर्ब देखे V5 है, मेन वर्ब क्या है, V5 है। और जब भी V5 रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, EJMR। आपके माइंड में डू डज भी आएगा, V5 है तो डज आएगा। याद रखिए पैसिव में डज नहीं लगता है, डज के बदले EJMR लगता है। तो अब बताइए इंग्लिश के अनुसार EJMR में से किसको लें, इज। ये कौन सा वर्ब है, V5। पैसिव में V5 लगता है कि V3, तो हमको याद होना चाहिए स्पीक का V3, स्पीक का V3 स्पोकन, और स्पोकन के बाद हम लोगों को लगाना है बाई, क्योंकि V3 है ना, तो V3 के बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए बाई। तैयार हो गया, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, पैसिव रेडी। बोलो किसी का डाउट कोई नहीं सर, तो दे रहे हैं इस पे दो चार, ट्राई करते चला जाए। इसमें मेन क्या है, वर्ब फॉर्म को पकड़ना है। याद कर लो, V1 रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब EJMR, V5 रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब EJMR। अभी दो याद करना है, V1 और V5 का। V1 रहने पर हेल्पिंग वर्ब EJMR, और V5 रहने पर भी EJMR। और यदि एक्टिव में डू डज आ गया हो तो पैसिव में EJMR। लेकिन पैसिव में कभी भी डू या डज नहीं लगेगा।